वेलकम बैक व्यूअर्स। और एक बार फिर हमने जिस टॉपिक का आगाज किया था ब्रेक पर जाने से पहले, वो टॉपिक बड़ा सेंसिटिव है और बांझपन की हम बात करेंगे। आज के दौर में एक अहम और पेचीदा तिब्बी ये मसला बन चुका है जो दुनिया भर में लाखों जोड़ों की जिंदगियों पर असरअंदाज हो रहा है। अच्छा, ये वो हालत है जिसमें कोई भी जोड़ा मुनासिब और बाकायदा कोशिश के बावजूद भी कुदरती तौर पर हमल हासिल करने से कासिर होता है। बांझपन न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफसियाती और समाजी सतह पर भी बड़े गहरे असरात मुरतब करता है, जिसकी वजह से मुतासिर अफराद शदीद या तो जहनी दबाव का शिकार होते हैं, या फिर उनका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है वो कहीं ना कहीं कम होता है, या फिर उनकी जो अज़दवाजी ज़िंदगी होती है वो मसाइल का शिकार होना शुरू हो जाती है। अब मर्दाना और जनाना दोनों अवामिल बांझपन का सबब बन सकते हैं, यानी कि मर्द की साइड से भी कोई मसला हो सकता है और औरत की तरफ से भी कोई मसला हो सकता है। इसका इलाज पेचीदा और मुतादिद तरीकों पर मुश्तमिल होता है और ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इलाज वो कहते हैं ना इलाजेबल नहीं है, यानी कि क्योरेबल नहीं है। तो ये क्योर जो है वो मसला है, इसको क्योर किया जा सकता है। उसी पर बात करेंगे। माहिर तौलीदी सेहत डॉक्टर अफशा हमें ज्वाइन कर चुके हैं वीडियो लिंक के जरिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब ज़रा ये बताएं कि आप हमारी बड़ी खूबसूरत सी पैनलिस्ट हैं और इस टॉपिक के ऊपर बात करती हैं जो बहुत ही हसास सेंसिटिव टॉपिक है। इससे पूरी पूरी सोसाइटीज़ कोलैप्स हो जाती हैं, कभी कभार पूरे पूरे घर तबाह हो जाते हैं। कहीं जो बेटी ब्याते हैं तो उस घर के अंदर उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, कहीं पर वो मर्द जहनी अजियत का शिकार हो जाता है। बांझपन एक ऐसा जुमला बन चुका है, एक टैबू बन चुका है, एक ठप्पा लग चुका है नेगेटिव। ये है क्या? इस टर्म को जरा सा पहले तो इलेबोरेट करें, व्हाट इज बांझपन? देखिए, बांझपन का जो लफ्ज है वो बेसिक कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। ये उन इनफर्टाइल कपल के लिए यूज होता है जो बच्चा नहीं पैदा कर सकते, लेकिन हाउ पॉसिबल के उनके अंदर बाय बर्थ अल्लाह ताला ने एक चीज डाली नहीं है, तो फिर तो हम -1% वो बड़े रेयर केसेस है, ठीक हो गया। लेकिन 98% ऐसे केसेस हैं जो कि गलत दवाइयों के इस्तेमाल से, गलत डिप्रेशन की वजह से बांझपन का शिकार है, या उनकी लाइफ ऑफ स्टाइल जो है वो उनका ऐसा नहीं है जो एक हेल्दी कपल का होना चाहिए, उनका डाइट प्लान्स ऐसे नहीं है, ठीक है। और फिर बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजिंग्स की वजह से जो उनको सूटेबल मेडिकेशंस नहीं होती, वो सेल्फ मेडिकेशंस पेशेंट करता रहता है, छुपाता रहता है। स्पेशली मेल्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं अपने इस इश्यू को लेकर, और मेल्स ये समझते हैं कि हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे तो हमारी शख्सियत पे एक दबा लग जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह अल्लाह ताला आपका जिगर खराब कर सकता है, जिस तरह कोई बीमारी, जिस तरह डेंगू हो सकता है, इस तरह स्पर्म्स की कमजोरी भी, विटामिन डी की कमी होती है तो इस तरह स्पर्म्स भी कमजोर हो सकते हैं, ठीक है। और ट्रीटेबल चीजें हैं। आपको सिर्फ 3 वीक की 4 वीक की मेडिकेशन से अल्लाह ताला ठीक कर देता है और आप अपना नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, नॉर्मल बेबी, हेल्दी बेबी आप प्रेगनेंसी दे सकते हैं अपनी मिसेज को, और सब चीजें नॉर्मल होती है। लेकिन यहाँ पे इशू ये आता है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि भी हमें अब क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे सबसे मेन चीज है कि हर बंदा जो है इस चीज का इलाज करने बैठा हुआ है। अताई डॉक्टर्स या कुछ इस तरह के लोग हैं जो कि गली मोहल्लों में बैठे हुए हैं, जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं से सीख के आगे, कहीं से 2 चीज बातें इंफॉर्मेशन हासिल कर ली और वो बैठ के, ठीक है। तो लोगों का ये थोड़ा सा है। फिर स्पेशल जब हम डायग्नोज सिस्टम में जाते हैं कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम अपने पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि आप पहले अपना हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं, कि हम ये देखें कि लोग, अब मेरे पास पेशेंट आता है जी, पेशेंट कहता है जी मेरा अंडा, औरत कहती है कि मेरा अंडा नहीं बन रहा, एग ओव्यूलेशन नहीं हो रही, मुझे एग ओव्यूलेशन के लिए दवाई दे दो। अब यहाँ पे डॉक्टर का काम है कि डॉक्टर ये ना देखे कि अंडा नहीं बन रहा, डॉक्टर ये देखे कि अंडा किस वजह से नहीं बन रहा। वेरी गुड, वेरी गुड।
मैं इसी तरफ आ रहा था। जरा लोग कहते हैं कि हम खवातीन के बारे में भी ही बात करते हैं, मर्दों के बारे में नहीं करते, तो अब ये सवाल दोनों के लिए है। डॉक्टर साहब कमेंट कीजिएगा कंजेक्टिवली, खवातीन में बांझपन की सबसे आम वजूहात क्या है, और रिस्पेक्टिवली उसी के बाद ये भी कमेंट कीजिए कि मर्दों में बांझपन की सबसे आम वजूहात क्या है। दोनों का प्लीज आंसर कीजिएगा। इस वक्त हमारे लाइफस्टाइल को लेकर जो हमारे मेल्स एंड फीमेल्स हमारे पास आते हैं, तो वो क्या करते हैं, मेल्स में 90% अगर एवरेज निकाली जाए, 100 अगर पेशेंट है मेरे पास, तो 100 में से 65% मेल बीमार है, और उनमें से भी 40% मेल को ये नहीं पता कि हम बीमार है, वो दूसरी शादी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, 65% जो मेल बीमार हैं उनको ये नहीं पता कि हम बीमार हैं और हमें क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे डॉक्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। यहाँ पे सब डॉक्टर्स को मैं ये एडवाइस करूंगी कि पेशेंट जो मर्जी बोले, आपने वो करना है जो उसकी बॉडी को सूटेबल हो। पेशेंट को जब आप देख रहे होते हैं तो आप पेशेंट को ये कहें कि आप अपना हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं। अब यहाँ पे पेशेंट मेरे पास जब आता है, मेल पेशेंट जब आता है, तो वो मुझे यही कहता है, जी मेरे स्पर्म्स कमजोर हैं या मेरे स्पर्म नहीं है, मेरी शादी को 13 साल हो गए, मुझे स्पर्म बढ़ने की मेडिसिन दे दे। तो वहां पे मेरी जिम्मेदारी ये होती है कि मैं ये चेक करवाऊं, ये टेस्ट करवाऊं कि आपके स्पर्म्स कमजोर किस वजह से। ओके, ठीक है, आप बाय बर्थ कमजोर स्पर्म्स के साथ नहीं पैदा हुए। ठीक है, आपने फिर अपना लाइफस्टाइल चेंज किया जब आप 17 साल के हुए, फिर आप 25 साल के हुए, अब आप 30 साल के हैं, आपकी शादी को 13 साल हो गए हैं, या आप 35 साल के हैं, तो आपने डे बाय डे कोई मेडिकेशन इस्तेमाल की है, डे बाय डे अपनी फिजिकली हेल्थ का ख्याल नहीं रखा है, या कोई सेल्फ मेडिकेशन की है, या लाइफस्टाइल आपका ऐसा है कि आप अल्कोहलिक हैं, कोई किसी किस्म के नशे में हैं, या कोई चीज आप बहुत ज्यादा जैसे ब्रायलर मुर्गी आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी जाकर आपके स्पर्म्स को डैमेज करती है। ये आप स्पेसिफिकली मर्दों के लिए बात कर रही है ना? जी बिल्कुल, ये मर्दों के लिए बात है। कर रही हूँ। मर्दों के स्पर्म्स काउंट कम होने की रीजंस बता रही हूँ। क्या स्मोकिंग भी इसमें शामिल हो सकती है, ये वजह? सॉरी, स्मोकिंग भी इसकी वजह बन सकती है? बिल्कुल, स्मोकिंग भी बन सकती है। बहुत ज्यादा चेन स्मोकर्स जो हैं वो स्पर्म्स काउंट उनके कम होना शुरू हो जाते हैं, एक बात। सेकेंडली, आप उस मेल का टेस्ट करवा लें जिसके 4 बच्चे हैं, और टेस्ट करवाने के बाद आप उसको स्मोकिंग करवाएं, और फिर आप उसका टेस्ट करवाएं तो उसके स्पर्म्स नीचे आए होंगे। ठीक है। तो अल्कोहलिक है, गुटखा लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपकी बॉडी में जाके आपके जिगर को भी खराब कर रही होती हैं, आपके मैदे को भी खराब कर रही होती हैं। इट्स योर बॉडी पार्ट। टेस्टिकल भी आपकी बॉडी का हिस्सा है, वो भी आपको खून के साथ सरवाइव कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो वो आपका ब्लड, जो अल्कोहलिक ब्लड आपके टेस्टिरोन में टेस्टिरोन का टेस्ट जब हम करवाते हैं तो वो भी डैमेज होता है। टेस्टिकल में भी एक चीज जा रही होती है, जिससे आपकी हड्डियों में गूदा बन रहा है डेली बेसिस पे, इसी तरह आपके स्पर्म भी बन रहे हैं। तो मेल को ये समझने की जरूरत है, जो हम डेली की रूटीन अपनी रखते हैं, यहाँ पे हम बहुत मजे से नशा या कोई चीज भी करते हैं। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो वो आपके सामने मैं रख देता हूँ कि मर्दाना हो या जनाना मसाइल हो, ये दोनों ही हो सकते हैं बांझपन की वजह, और इसमें ख़वातीन के लिए भी लाइफ स्टाइल बहुत ज़रूरी है। लेकिन स्पेसिफिकली प्रिसाइजली इफ़ यू टॉक अबाउट मेल, तो मेल स्पर्म काउंट के लिए आपका लाइफ स्टाइल का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हम बात तो करते हैं लेकिन बहुत आसानी से हम इस चीज़ को स्किप कर देते हैं कि स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, अल्कोहलिक भी होते हैं, टॉक्सिक भी होते हैं, हेल्दी लाइफ स्टाइल भी नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल प्लस खाने भी खा रहे होते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें असरअंदाज होती हैं। डॉक्टर साहब, हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, ज़रा औरतों के ऊपर भी बात कीजिए कि ख़वातीन के जो ये लाइफ स्टाइल होता है वो किस तरह से इफेक्ट होता है उनकी ओवरी के ऊपर और उनकी रिप्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर। देखें, ओवरीज जो वर्कलेस होती हैं, जिस तरह देखें अब 13 साल की बच्ची का हार्मोनल सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, इसी तरह 18 साल की एज होती है फिर और स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होना शुरू हो जाता है। बिकॉज आपका फिजिकली एक्टिविटी कैसी है, आप सारा दिन बेड पे तो नहीं गुजारती,
आपका स्क्रीन टाइम, जो आजकल मोबाइल ने बीमारी, आज से 5 साल पहले के पेशेंट की कंडीशन और आती थी, हमारे पास 27 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, तो वेरी पहले गुड। लोगों की प्रॉब्लम और थी। अभी जो 10 साल से या 8 साल से मैं देख रही हूँ कि लोग फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, उसमें मेल भी है, उसमें फीमेल भी है, ठीक है। तो और जंक फूड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। हार्ट पेशेंट्स भी बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, हार्ट पेशेंट इश्यूज हो रहे हैं, और फिजिकली एक्टिविटी ना होने की वजह से सबसे ज्यादा जो चीज डैमेज होती है औरत की यूट्रस होती है। लोअर बेली फैट्स पे आपके चर्बी की एक लेयर आ जाती है जो कि आपके अंडे को स्पेस नहीं देती कि वो अपने ग्रोथ कर सके, इस तरह साइज बढ़ सके। ओवरीज का इस तरह का शेप होता है। अब क्या होता है कि ओवरीज सिकुड़ना शुरू हो जाती है, चर्बी की एक लेयर उसके ऊपर आना शुरू हो जाती है। अंडरस्टैंड? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो खवातीन के लिए हार्मोनल जो मसाइल होते हैं हर माँ के हिसाब से, तो क्या वो भी इनफर्टिलिटी के अंदर किरदार अदा कर सकते हैं, बाइस बन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हार्मोन, जैसे कि आपका प्रोलैक्टिन लेवल बहुत ज्यादा किसी भी औरत का हाई होगा तो उसका अंडा प्रीमेच्योर बनना शुरू हो जाएगा। LH हाई होगा तब भी अंडा प्रीमेच्योर बनना शुरू हो जाएगा। FSH हाई होगा या लो होगा तब भी अंडा प्रीमेच्योर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ओवरीज पे हमारे हार्मोन डायरेक्ट असरअंदाज होते हैं। हमारे और बॉडी पे इतने हार्मोन असरअंदाज नहीं होते औरत के लिए जितने आपके ब्लड के हार्मोन्स के जो कमी या बेशी आपके ओवरीज के ऊपर असरअंदाज होती है। और सबसे ज्यादा औरत जब डिप्रेशन में होती है तो वो अंडा प्रोड्यूस नहीं करती। ठीक है। अच्छा, तो खवातीन और मर्दों को दोनों को डॉक्टर साहब साथ साथ लेके चलेंगे ताकि ये मिसकंसेप्शन खत्म हो जाए कि जब भी बांझपन की बात करते हैं तो सिर्फ खवातीन का ही जिक्र हो रहा होता है, लेकिन हमने कोशिश ये कि मर्दों का भी जिक्र करें। मर्दों के स्पर्म काउंट को मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं और हेल्दी स्पर्म कैसे जो है रिप्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए, मैंने जैसे पहले भी बताया कि मर्दों में 65% इस वक्त प्रॉब्लम्स आ रही है और औरतों में 40% आ रही है, ठीक है। तो मर्दों को लाइफस्टाइल, जो मर्दों का लाइफस्टाइल है वो औरतों से भी ज्यादा खराब है। एक तो सुबह सोना, बहुत देर तक सोना, फिजिकली जिम वगैरह ये वो कुछ नहीं कर रहे, गुटखा सुपारी और वो जो भी उनका अल्कोहलिक और तम्बाकू और तेज मसालों वाले खाने, होटलिंग करना, इसको आप सिंपल इज दैट कि आप होटलिंग कह सकते हैं। बुला ले, ठीक है, तो होटलिंग कह सकते हैं आप। तो ये हमारे लड़कों को तगड़ा कैसे बनाए डॉक्टर साहब? क्या डाइट हो, क्या मेडिकेशन हो कि तगड़े हो जाएंगे? अल्लाह ताला ने जो चीजें पैदा की है ना, नेचर के करीब चले जाए। नेचर के करीब कैसे? कि अल्लाह ताला ने क्या पैदा किया है? फ्रूट, यस, वेजिटेबल्स, यस, ठीक है। ये जो नेचुरली चीजें हैं, कुदरती चीजें हैं, वो आप खाएं। मर्दों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी फिजिकली एक्टिविटी बहुत जरूरी है, जॉगिंग बहुत जरूरी है, वॉक करें, क्रिकेट खेलें, ये वो। आप देखें पहले ग्राउंड्स भरे होते थे हमारे, लेकिन आजकल हमारे बच्चे क्रिकेट ये वो चीजों में, फिजिकली एक्टिविटी में नहीं है। स्क्रॉलिंग ये मोबाइल बहुत अच्छा इफेक्ट भी है मोबाइल का, लेकिन बुरा भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तो लगता है जो आप पेशेंट ये जोड़ा आपके पास आता है, सबसे पहले उसको आप प्रिस्क्रिप्शन में सब्जियां और फल लिख के दे देती होंगी, इज दैट राइट? मैं सबसे पहले, देखिए, मेरी मेडिसिन तब भी काम करेगी ना जब आपके मैदे की जमीन साफ होगी, उसमें भूसा और गोश्त और तेज मसाले भरे होंगे, तो डेफिनेटली मेडिसिन किसी की भी कोई अच्छा काम नहीं। खास तौर पे मर्दों के लिए ना तगड़ा बनाने के लिए, क्योंकि इस वक्त सारी जो है वो ऑडियंस देख रही है, लड़कों के लिए कुछ वेजिटेबल खास तौर पर ऐसी और कुछ फ्रूट्स ऐसे बता दें जो टेस्टोस्टेरोन को जो है वो बूस्ट करते हैं, जो स्पर्म काउंट को बढ़ाते हैं। बहुत हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल को हाई करने के लिए, स्पर्म्स को हाई करने के लिए। नारियल औरतों में भी और मर्दों में भी, मतलब ठीक है। नारियल इस्तेमाल करें, कच्चा नारियल, खोपा जिसे आप कहते हैं, ठीक है, कच्चा नारियल बहुत इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद बंद गोभी मर्दों के लिए बहुत अच्छी है, बंद गोभी कच्ची है, सैलड, जी जी, ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, सब्जियों को खाने का भी एक लोगों का ये तरीका है कि उसको इतना भून लेते हैं, इतना ऑयली कर लेते हैं कि कच्ची उसके एंजाइम खत्म हो जाते हैं। कच्ची फॉर्म में खाएं।
आप खीरा ले लें, उसके बाद केला बहुत ज्यादा काम करता है आपके स्पर्म्स को हेल्दी करने में। ठीक है। ठीक है। अच्छा, बनाना ले लें, उसके बाद आप जो मौसम का जो भी फल है वो लें। अच्छा, ठीक है। तरबूज के बारे में कहा जाता है, वाटरमेलन के बारे में कि बड़ा बिल्कुल, मुफीद वो साबित भी होता है। बहुत अच्छा है। और वाटर इंटेक मेल्स का बहुत कम है, वाटर इंटेक करें। और जूस लाजमी, एप्पल जूस लाजमी डेली 1 गिलास आप पिए। और अगर आपको शुगर का इशू है तो फिर हाँ। आप डेली 1 एप्पल खाएं और छिलके समेत खाएं। खीरा जो है छिलके समेत खाएं। अगर ओके। आपने अपने स्पर्म बढ़ाने हैं तो खीरा छिलके समेत खाएं। बंद गोभी कच्ची एज अ सैलेड इस्तेमाल करें। और दिन में प्याज का इस्तेमाल करें। रात में अगर प्याज का आप इस्तेमाल करते जी हैं तो जी आपके जी। स्पर्म जीरो जाते हैं। और दिन ये में बड़ा अगर इंपॉर्टेंट प्याज टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्याज जो है वो रात में खाना वैसे ही जो है वो मना किया गया है, और उसका भी एक सुन्नत रीजन है। हो सकता है। ये जरा इस पर बात कीजिएगा डॉक्टर साहब प्लीज। ठीक है। प्याज जो है, प्याज रात में मेल्स को इसलिए मना किया गया है कि वो स्पर्म, आप ये 2 मरीज बैठा लें अपने सामने और 2 मरीजों में एक को रात को प्याज खिलाएं और एक को दिन को, और फिर उनके स्पर्म्स की क्वांटिटी देखें तो जो रात को प्याज खा रहा है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, और जो दिन को प्याज खा रहा है उसकी क्वांटिटी अगर 0 है तो वो ऊपर आना शुरू हो जाएगी। ओके ओके, ये बहुत ही डीप में जाकर पॉइंट्स हैं जो लोग नहीं समझते, क्योंकि आजकल होटलिंग के अंदर हर खाने के साथ, हर कढ़ाई के साथ, हर बिरयानी के साथ प्याज कटी रखी होती है और रात भर खा रहे होते हैं, और दिन में ये भी खाते हैं बहरहाल वो तो। प्याज रात को खाना औरतों के लिए इतना नुकसानदेह नहीं है जितना कि मेल्स के लिए। अच्छा, जी। मर्दों को उमूमी तौर पर और कितने बजे तक खाना खा लेना चाहिए? मगरिब की नमाज के साथ इंसान को जो आप हेल्दी एक्टिविटी होनी चाहिए, मगरिब के साथ खाना खा, देखें आप जितना सूरज के साथ रहेंगे ना आप हेल्दी रहेंगे। यूरोप ममालिक में आप चले जाए, हम उनकी बुरी हरकतों को कॉपी करते हैं, उनकी अच्छी हरकतों को कॉपी नहीं करते। आप चाइना में चले जाएं, 4 बजे उनकी सुबह हो जाती है, उनके पार्क, स्कूल, ये वो सब कुछ खुल जाते हैं। ठीक है। नहीं, 8 बजे नहीं खुलते, उनके सूरज के साथ खुल जाते हैं ठीक है। सब ऑफिस, ये वो, अच्छा डॉक्टर और साहब, सूरज के साथ ही बंद हो जाते हैं। डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी बात है जो आपने सारी डेप्थ में जाकर चीज़ बताई। कुछ लोग होते हैं जिनकी काट बहुत दुबली और पतली होती है, अक्सर और बेशतर उनको इतने मसाइल नहीं होते, लेकिन जिनकी काट थोड़ी सी हड्डी चौड़ी हो या वजन का बढ़ जाना हो या ओबेसिटी आ जाए, हम देखते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रही होती, औरत भी और मर्द भी जो है वो बहुत इनएक्टिव होता है जब, या अनएक्टिव होता है, तो उसको भी बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। इसका मतलब क्या वजन का भी ताल्लुक है? बिल्कुल फैट्स का ताल्लुक है। जो औरतें मोटी होती हैं उनके जो ओवरीज हैं उनको स्पेस ही नहीं मिलती, क्योंकि लोअर बेली फैट्स बहुत जल्दी अटैक करता है। सबसे पहले जब औरत मोटी होना शुरू होती है तो उसका पेट मोटा होता है और लोअर पेट मोटा होता है। जी जी। ठीक है। और जब उसके वो ओवरीज के ऊपर चर्बी का एक प्रेशर आता है तो डेफिनेटली वो एक काम नहीं करेगी। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। और मोटापा बहुत बड़ी रीजन है बालपन का, अच्छा, बहुत बड़ी reason मर्दों में जो मोटापा होता है या फौरन शादी के बाद है। अक्सर हम कहते हैं कि पेट निकल आ जाना और आप एक ड्रास्टिक चेंज आ जाना, वेट ज्यादा हो जाना, तो वो भी क्या निशानी है स्पर्म काउंट कम होने की? बिल्कुल, मर्दों में भी स्पर्म्स अगर कम होते हैं तो चर्बी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि हर बॉडी ऑर्गन पे चर्बी होगी तो वो फंक्शन कमजोर करना शुरू कर देगी। अच्छा। आप देखेंगे कि अक्सर मोटे मर्दों में फिजिकली एक्टिविटी भी कम होती है, सुस्त होते हैं, सुस्त। और वो सुस्त होते हैं, और दूसरा ये कि उनकी डिजायर भी कम होती है, वो इंटरकोर्स करने को दिल नहीं करता उनका अपने पार्टनर के ऐसे साथ। ही। अच्छा, यस बिल्कुल ऐसा है। वेल, आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा रही हैं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव एक ये टॉपिक है, लेकिन जो जोड़े इस वक्त बैठे हुए हैं और बेऔलादी का शिकार है उनके लिए ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंस का हामिल है। और ख़ास तौर पर एक चीज़ ज़रा डॉक्टर साहब समझाइएगा
ये ओबेसिटी भी हो गई, हमने जंक फूड भी खाना शुरू कर दिया, हमारा वजन भी बढ़ गया, हमारा स्पर्म काउंट भी कम हो गया, हमें जो है वो अब कंसीव भी नहीं कर पा रहे। सारे मसाले एक जोड़े को अगले शादी के बाद 6 महीनों के अंदर फेस करना पड़ते हैं। लाइफ स्टाइल बहुत तेज़ी से चेंज हो जाता है, एक दूसरे को खुश रखने के लिए इतना खाना पीना और होटलिंग शुरू हो जाती है कि वो अपनी आने वाली नस्ल के लिए सोचना छोड़ देते हैं। और जब सोचना शुरू करते हैं तो उस वक्त तक सोसाइटी का प्रेशर इतना डेवलप हो चुका होता है, कहीं पर अम्मी अबू का लड़की की तरफ से, कहीं पर लड़के के माँ बाप की तरफ से प्रेशर डेवलप होता है, या फिर जो रिश्तेदार होते हैं, ये जो प्रेशर डेवलप होता है, उस प्रेशर के बाद कोशिश करना बच्चे के लिए, क्या ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल, ये नेगेटिव सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन बात ये है कि बहुत सारी चीजें मिल के जैसे आपको डैमेज करती हैं, आपको बीमार करती हैं। ओवर ईटिंग, तेज मसाला और ये सारी चीजें, और फिजिकली एक्टिविटी नहीं, और दौड़ भाग नहीं, और ये वो, तो इसी तरह बहुत सारी चीजें फिर मिल के आपको ठीक करेंगी। फिर आप अपनी डाइट को भी फोकस करेंगे, आपको फिजिकली हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ेगा, और फिर आपको मेडिकेशन भी करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, उमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि मर्द थोड़ा सा इस सोच से आज़ाद होता है कि मैं शायद बांझ हूँ या मेरे साथ कोई मसला है। वो सारा जो एक प्रेशर होता है वो एक बेटी को जो है वो झेलना पड़ता है किसी की, और जब वो शादी होकर जाती है और फिर उसके बाद 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक औलाद नहीं हो पाती है, तो लोग भी कुछ जुमले ऐसे कह रहे होते हैं और ख़ुद भी उसके ऊपर एक सेल्फ ट्रॉमेटिक कंडीशन भी होती है। ये ज़्यादातर लड़कियों को किन बीमारियों की तरफ ले जाती है? क्या PCOS भी हो जाते हैं? क्या जो है वो मज़ीद वेट भी गेन हो जाता है? What would be the consequences? डिप्रेशन एक बहुत बड़ी रीजन है बच्चियों में स्पेशली, क्योंकि मेल तो दिन में बाहर निकलते हैं, कारोबार पे जाते हैं, वर्क स्पेस उनकी होती है, उनका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाता है। लेकिन औरत अपने घर में रहते हुए, काम करते हुए भी एक चीज ताना या किसी किस्म की टेंशन फेस कर रही होती है, तो औरत बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाती है। मेल्स कम डिप्रेशन में जाता है, लेकिन डिप्रेशन में जाने से मेल एंड फीमेल दोनों को ये फेस करना पड़ता है कि उनके स्पर्म डैमेज, मेल के स्पर्म डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बजाय हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन इंटरनली उनके साथ प्रॉब्लम चल रही होती है। और फीमेल्स में अंडा कमजोर होना शुरू हो जाता है, अंडा प्रीमैच्योर होना शुरू हो जाता है। जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं तो उनका अंडा उस तरह रप्चर नहीं होता जिस तरह एक हेल्दी कपल का होता है। अब मीटिंग करने के दौरान उनका जहन ये होता है कि हमें इस मीटिंग के बाद अल्लाह ताला करम कर देगा, फजल कर देगा, लेकिन वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं मिलते कि हमें अगर अल्लाह ने 4 बच्चे भी दिए तो हमारा अल्लाह ताला ने जो एक रिश्ता बनाया हुआ है जिसका एक दूसरे को सेटिस्फाई करने का, तो वो हमने वो प्रोसीजर करना ही करना है। तो वो लोगों को ये नहीं समझ आती, तो लोग डिप्रेशन में मीटिंग करते हैं। तो डिप्रेशन में जब आप मीटिंग करते हैं तो ना आपका अंडा हेल्दी होता है और ना आपका स्पर्म हेल्दी होता है, तो मिलने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर साहब, इस कौम की बच्चियाँ, मेरी जो प्यारी सी बहनें, बहुत ज़्यादा अजियत का शिकार भी हैं। ख़ास तौर पर गांव देहात की बात कर लें या फिर पढ़े लिखे नौजवान लड़कों की भी अगर बात कर लें, वो इतना प्रेशर उन बच्चियों के ऊपर डाल रहे होते हैं कि तुमने माँ बनना है, तुमने इलाज कराना है। वो इलाज कराने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं कि हमारी जो बहनें हैं उनकी हेल्थ और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप बहैसियत डॉक्टर, पूरी कौम इस वक्त आपको सुन रही है, व्हाट डू यू सजेस्ट कि इलाज शुरू स्टेप बाय स्टेप जरा सा एक दफा रिपीट कर दीजिएगा, इलाज कहाँ से शुरू होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? देखें, स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपका सवाल है कि किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो आप खुद फोर्स करें डॉक्टर को कि भी हमारे टेस्ट करवाओ, पहले हमें बताओ, और फिर वो टेस्ट करवाने के बाद हमें बताओ कि हमें क्या नुक्स है, कहाँ पर नुक्स है, किस में हम दोनों मियाँ बीवी है ना, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा बच्चा होगा ना, ठीक है। तो उन दोनों के टेस्ट होने चाहिए, नोट के एक के जी मैं ठीक हाँ तो एक का पकड़ लो तो एक का छोड़ दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों के टेस्ट होने चाहिए, दोनों के डायग्नोज होना चाहिए कि कितने % मेल बीमार है, कितने % बीमार है, फीमेल बीमार है। फीमेल अगर बिल्कुल परफेक्ट है तो उसको एक साइड पे कर दे, उसको कुछ भी ना दे, लेकिन अगर मेल बीमार है तो मेल की फिर दवाइयां सजेस्ट करें उन टेस्ट के मुताबिक। ये डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट अपने डॉक्टर से करूंगी कि प्लीज बड़े तहम्मुल से, बड़े आजिज़ी से, बड़ी
हमदर्दाना रवैये से अपने पेशेंट की बात सुना करें और देखा करें। देखें, रिस्क, दौलत, शोहरत, इज्जत अल्लाह देने वाला है, बेशक। लेकिन आप बड़ी तसल्ली से जब अपने पेशेंट की बात सुनते हैं, मेजोरिटी 50% पेशेंट वैसे ही ठीक हो जाता है। अच्छा। ठीक है, फिर जब आप तसल्ली से उसकी बात सुन रहे होते हैं तो आप उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं कि भी हाँ अच्छा ये मसला है, ये भी मसला है, फिर आपको दवाई लिखने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर्स लोगों की जो फुर्तियां हैं, जो तेजी है, वो ये कि एक पेशेंट, हमने दिन में 100 पेशेंट देखना है या दिन में 10 पेशेंट देखने हैं, वो प्लीज खुदारा कम करें। एक पेशेंट देखें लेकिन ठीक करें उसको, तरीके से यहाँ पे तरीके से देखें। आपके पास बहुत दुखी लोग आते हैं, दर्द से भरे हुए लोग आते हैं, जिनके पीछे कितने मसाइल होते हैं, घर में कितने मसाइल होते हैं, वो कितनी ज़हनी अजियत से गुजर के आते हैं, और वो जब आपसे ठीक हो जाएंगे तो आपके लिए कितने दुआ गो होंगे। तो यहाँ पे मैं अपने डॉक्टर हजरात को भी मैसेज देना चाहूंगी कि खुदारा प्लीज, अल्लाह ताला ने हमें अगर एक रुतबा, एक सीट दी है, हमें मसीहा का दर्जा दिया है, तो हमें जरूरत है इस चीज की कि हम बड़ी हमदर्दी के साथ अपने पेशेंट का हर मसला सुने और उसको हल करने की दिल से कोशिश करें। बाकी शुफा अल्लाह के पास है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बड़े अच्छे से आपने इस मसले को टैकल किया और बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं कुछ सवालात और करना चाहूँगा, वक्त कम रह चुका है, लेकिन ये है कि जो इस वक्त ख़वातीन के और मर्दों के बांझपन के टॉपिक पर बात हो रही है, तो इसको टैकल करने का या मुख्तलिफ जो तरीक़ों से इलाज करने के हवाले से बात करूँगा। अद्वियात आ गई, सर्जरी आ गई, IVF आ गई, ज़रा ये तरीके एक्सप्लेन कीजिएगा छोटे छोटे। देखें, सर्जरी तो वहां पे आ जाती है जहां पे आपको फाइब्राइड है और वो ट्रीटेबल नहीं है किसी मेडिसिन से, वो खत्म नहीं हो रही, और बॉडी के ऐसे यानी यूट्रस के ऐसे पार्ट में है कि जो आपको प्रेगनेंसी में नुक्स डाल रही है, तो फिर उसकी सर्जरी हल है। वो डॉक्टर को भी अपने पेशेंट को बताना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए कि आप सर्जरी करवा ले, ठीक हो गया। फिर सेकेंडली बात आ जाती है, मेल्स में सर्जरी इतनी कामयाब नहीं है जब उनके स्पर्म्स कम होते हैं। तो फिर तीसरी चीज आ गई कि हमें मेडिकेशन, सबसे ज्यादा बांझपन पे अच्छा काम करती है वो मेडिकेशन है, लेकिन वही बात है, सही तशखीस ही अच्छे इलाज की तरफ पहला कदम है। ये अल्फाज आप हाईलाइट कर लें कि अच्छी तशखीस ही अच्छे इलाज की तरफ पहला कदम है। फिर सही तशखीस के बाद जब हम आपने दूसरा कहा IVF जी बिल्कुल, IVF उन लोगों का होता है जो 40+ होते हैं और जो हर तरह का ट्रीटमेंट करवा के थक चुके होते हैं, तो एक चांस लेते हैं। अब IVF के भी सक्सेस रेट जो है वो 18% है, ठीक है। तो 18% सक्सेस रेट लेने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी, ये डिपेंड करता है औरत के और मर्द के हार्मोन्स के ऊपर, ठीक हो गया। लेकिन IVF इतना पाकिस्तान में कॉमन नहीं है, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर अच्छा काम भी कर रहे हैं इस पे। लेकिन IVF वहां पे जरूरत पड़ता है जब आपके स्पर्म 000 होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब वज़न बढ़ता चला जा रहा है लोगों का और कम होके ही नहीं दे रहा है, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा, पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 70% बालिग अफराद जो हैं वो मोटापे का तो शिकार हैं। खुशनसीब हैं वो लोग जो कि वज़न उनका इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। हाँ तकरीबन। तो ये इसकी रोकथाम के लिए लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस होने चाहिए? वज़न अगर कम करना भी चाहती है कोई औरत या कोई मर्द कि भाई वो कंसीव की तरफ चले जाएं या मर्द का उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए, लाइफस्टाइल के अंदर किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा ज़रूरी है? हाँ, मैंने जैसे पहले कहा कि लाइफस्टाइल चेंज करने की जरूरत है और नेचर के करीब जाने की जरूरत है। नेचर के करीब यानी फ्रूट, सब्जियां, वेजिटेबल्स, ये वो सब कुछ खाएं आप। दूसरा ये कि जंक फूड से परहेज करें। तीसरा ये कि अपने खाने की रूटीन बनाएं। हमारे खाने की रूटीन नहीं है, हम जब कुछ मिले कुछ ना कुछ खा लेते हैं, चाहे वो हेल्दी है चाहे वो अनहेल्दी है, ठीक है। तो आपको अपने मील्स का टाइम फोकस करना पड़ता है। अगर किसी भी औरत ने वेट कम करना है, मैंने खुद अपना 41 kg वेट कम किया है, तो मैंने अपना वेट कम करने की वही रीजन है कि मैंने अपने डाइट को
टाइम टू टाइम कर लिया कि मैंने जी 6 बजे ही खाना है, 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, 6 बजे से पहले भी कुछ नहीं खाना, फिर मैंने 2 बजे खाना है, फिर मैंने 11 बजे खाना है। तो इस तरह की चीजें करने की जरूरत है। ये एक बहुत लंबा इशू टॉपिक है जो कि पूरा दिन ही निकल बिल्कुल जाएगा। ऐसे ही है, टाइम बाकी भी कम रह गया। चलें, जाते जाते बहुत अच्छे से आप काउंसलिंग करती हैं पूरी कौम की और उन जोड़ों की जो कि बे औलाद हैं भी। आई जस्ट वांट यू टू गिव वन मैसेज फॉर द कपल्स आउट लिस्टिंग आउट देयर कि उनको कैसे सब्र तहम्मुल से रहना चाहिए और आपस में उनका जिंदगी के अंदर एक दूसरे के साथ होना कितना ज़रूरी है, मेंटली, फिजिकली और साइकोलॉजिकली, कि वो आगे भी साथ जो है वो औलाद को भी पैदा कर सकें और फिर पाल भी सकें। अच्छा, सबसे पहले जो न्यू कपल, मैरिड कपल्स हैं, उनके लिए भी, और जिनकी शादियों को 10 साल 15 साल हो गए और बच्चे नहीं हैं, तो उनके लिए भी औलाद जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है। अल्लाह ने देनी है आपको, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि जितनी आपकी तवक्कल स्ट्रांग होगी, जितने आपकी तबीयत में, आपके रवैयों में आजिज़ी होगी, उतना आपके ऊपर अल्लाह ताला का करम और फजल ज्यादा होगा, ठीक है। और तीसरा ये कि जितने लोग आप लोग वॉक करेंगे, जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, हर बात का नेगेटिव मैनी भी होता है और पॉजिटिव मैनी भी होता है। अब आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप, एक बंदा आपको किक आउट करेगा 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा करेगा, चौथी दफा नहीं करेगा, तो आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते रहेंगे 3-4 दफा, अपनी फैमिली में भी, आउट ऑफ फैमिली में भी, आगे पीछे एक दूसरे को भी जब पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू करेंगे तो बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ठीक है, आपके लिए पॉजिटिव करना शुरू कर देगा। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफशा आपके इस वक्त का, कीमती वक्त आपने दिया और पूरी जो इस टॉपिक के ऊपर जितनी बात हो सकती थी डेप्थ में जाकर वो बात समझाने की कोशिश की। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मसला है, लेकिन कुछ लोगों को पैगाम है, इस जोड़े को पैगाम नहीं, इस जोड़े के साथ रहने वाले मजीद लोगों को पैगाम है कि आपने पहली चीज़ तो ऐसा कोई पर्सनल क्वेश्चन जो आजकल लोग सबसे पहले करते हैं ना, वो ज़रा सा रीफ्रेज करना है। अगर कोई पूछना भी चाहता है कि औलाद नहीं हुई अभी तक, बच्चे नहीं हैं, तो इस जुमले को ज़रा सा इसमें नरमी लेकर आएँ। इस जुमले के अंदर अगर आप इन्वेस्टिगेट करना भी चाह रहे हैं ना कि आपके फैमिली में कौन कौन मेंबर्स हैं, तो इस जुमले को ज़रा रीफ्रेज करें। और कौन कौन है आपकी फैमिली में, कितने साल हो गए आपकी शादी को, अच्छा ये तक तो कर ले। यहाँ से आके एक बैरियर लगाएं, जो हम धड़ल्ले से जाके किसी से भी पूछ लेते हैं ना, और अभी तक नहीं हो, वजह क्या है, क्यों ऐसा, इस तरह के क्वेश्चंस को गुरेज करें। और जो जोड़ा है उसकी अपनी मर्जी भी है, लेकिन अगर ज़ाती जो माँ बाप हैं वो अगर इस तरह बात करना भी चाहते हैं तो बात तरीके से अकेले में ले जाके, ऐसा नहीं कि दोनों को बिठाकर जो है वो आप सवालात कर रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे कपल का, मर्द का भी और औरत का भी। अगर कोई चीज़ ऐसी, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द सिलेबस अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो उसको आंसर करना आपको आना चाहिए। और उस आंसर करने के बाद जब आप दोनों दोबारा एक साथ बैठें तो आपकी हम आहंगी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी केमिस्ट्री, आपकी जो बॉन्डिंग है इतनी ज़्यादा अपग्रेडेड और वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए कि आपको अपने पार्टनर पर और पार्टनर को आप पर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक एतमाद होना चाहिए, एक उस पर पूरा मान होना चाहिए कि वी विल डिस्कस विद अ हेल्दी कॉन्वर्सेशन, और फिर उसके बाद आप किसी हल की तरफ जाएंगे। अगर ये नहीं होता तो फिर बहुत सी बच्चियाँ ऐसी हैं और बहुत से ही मेरे भाई ऐसे हैं जो आगे इस दुनिया के अंदर ही ना बड़ी बुरी तरह अजियत का शिकार हैं। अच्छा कमाते भी हैं, अच्छा दिखते भी हैं, अच्छा पहनते भी हैं, अच्छा ओढ़ते भी हैं, लड़कियां भी शक्ल सूरत की अच्छी हैं, हेल्थ वाइज भी दोनों जोड़ा जो है वो अच्छा है, लेकिन बे औलादी की वजह से इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है ये रिलेशन के नौबत घर टूटने तक आ जाती है। नौबत इस कदर जो है वो संगीनियत इख्तियार कर जाती है कि जो बेटी उस घर में गई है वो उस लड़के के घर वालों को खल रही होती है, आँख में काट रही होती है, और इसी तरह वो जो लड़का है वो लड़की के घर वालों को जो है वो मायूब लग रहा होता है, ऐबदार लग रहा होता है। इन चीज़ों को अगर आपने टगल करना है तो जो पैगाम दिया गया है और जो डॉक्टर साहबा ने चीज़ें समझाई हैं, इस पर आहिस्ता आहिस्ता कपल पूरा वर्क करे। सो वी गोना डू दैट कि आगे इसका जो है वो हल निकाला जा सकता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, और मेरी को होस्ट की वालदा के लिए, जैसा आपको बताया था, उनके लिए खुसूसी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला और आजिला अता फरमाए और सेहत, तंदुरुस्ती और आफियत भी दे। अल्लाह हाफिज़।